यदि हम भारत की लंबाई के बारे में बात करें तो ये करीब करीब 3214 किलोमीटर है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। आज के इस सेशन में एक बेसिक अध्याय लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय के बारे में हम समझने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का आकार और स्थिति। देखिए, किसी भी जगह के बारे में हमें इतिहास के बारे में समझना हो, राज व्यवस्था के बारे में समझना हो या उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानना हो तो सबसे पहले हमें उसका भूगोल देखना चाहिए, उसकी आकार और स्थिति के बारे में समझ होनी चाहिए। तो इसीलिए यदि हमें भारत के इतिहास, राज व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमें भारत की कुछ बेसिक बातें जैसे कि इसकी आकार और स्थिति के बारे में पहले समझ लेना चाहिए। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम भारत के आकार और स्थिति के बारे में ही समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भारत की स्थिति को। भारत कहां पर है? भारत एक बहुत बड़ा देश है और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को समझना पड़ेगा। अपने पृथ्वी पर जो आड़ी लाइन होती है वो अक्षांश रेखा होती है। ये अपनी पृथ्वी, तो पृथ्वी पर जो आड़ी लाइन होती है वो कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा होती है। जैसे कि ये वाली लाइन जो कि एकदम बीचों बीच में आपको दिख रही है, तो जो आड़ी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। आड़ी लाइन को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। ये जो बीचों बीच में आड़ी लाइन है, जो बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा है, इसका मान है 0 डिग्री। इसका मान है 0 डिग्री और इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। आड़ी लाइनें जितनी भी होती है पृथ्वी पर उन्हें बोला जाता है अक्षांश रेखा। बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा का मान होता है 0 डिग्री और इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा ने अपने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया है, दो आधे आधे गोले में बांट दिया है। एक ऊपर वाला आधा गोला और एक नीचे वाला आधा गोला। ऊपर वाला आधा गोला क्योंकि उत्तर में है तो उसे बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला आधा गोला क्योंकि दक्षिण में है तो इसीलिए इसे बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला हो जाएगा अपना उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में जो आधा गोला है उसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में जो आधा गोला है उसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा ने अपने पृथ्वी को, अपने गोले को दो आधे गोले में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो यह बात हुई अक्षांश की। अब हम समझते हैं देशांतर को। अपनी पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें बोला जाता है देशांतर रेखाएं। अपनी पृथ्वी पर जो खड़ी रेखा होती है उसे बोला जाता है देशांतर रेखाएं। तो खड़ी लाइन को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं बोला जाता है। अब इसमें बीचों बीच वाली खड़ी लाइन, इसमें बीचों बीच वाली जो खड़ी लाइन है उसका मान होता है 0 डिग्री और इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। बीचों बीच वाली खड़ी लाइन यानी कि बीचों बीच वाली देशांतर रेखा, इसका मान होता है 0 डिग्री और इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। अब इस ग्रीनविच रेखा ने अपने पृथ्वी को, अपने गोले को दो बराबर भागों में बांट दिया है। आधा गोला इधर और आधा गोला उधर। इधर वाली दिशा कौन सी है? पश्चिमी दिशा है। तो ये गोलार्ध कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ये गोलार्ध कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। और उधर वाला गोलार्ध कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। खड़ी लाइन होती है देशांतर रेखा। बीचों बीच वाली खड़ी रेखा का मान होता है 0 डिग्री जिसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ने अपने पृथ्वी को, अपने गोले को दो बराबर भागों में बांट दिया है। पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। एक बार हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को भी दोबारा देख लेते हैं।
आड़ी लाइन होती है अक्षांश रेखा, बीचों बीच वाली आड़ी लाइन 0 डिग्री मान वाली कहलाती है भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा ने अपने गोले को 2 बराबर भागों में बांटा, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार देशांतर रेखा खड़ी रेखा होती है, बीचों बीच वाली खड़ी रेखा का मान होता है 0 डिग्री, कहलाती है ये ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ने अपने पृथ्वी को, अपने गोले को 2 बराबर भागों में बांटा, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। अब इन दोनों इमेज को हम एक साथ मर्ज करके देखते हैं कि ये दोनों फोटो एक साथ मर्ज होने पर किस प्रकार का दिखेगा। हमने देखा बीचों बीच वाली 0 डिग्री रेखा को, हमने देखा बीचों बीच वाली 0 डिग्री रेखा को, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसी प्रकार हमने देखा बीचों बीच वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। भूमध्य रेखा ने अपने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा ने अपने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध। अब हमें देखना है कि अपना प्यारा देश भारत कहां पर है। अगर आप ग्लोब पे या विश्व के मैप पर देखोगे तो आपको भारत दिखाई देगा यहां पर। अगर आप विश्व के मैप पर देखोगे या ग्लोब पर देखोगे तो अपना भारत दिखेगा यहां पर। यदि हमें गोलार्ध के रूप में बात करनी है तो फिर हम क्या कहेंगे? क्या यह उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत अगर उत्तर दक्षिण के हिसाब से बात की जाए तो कौन से गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। इसी प्रकार हम पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के हिसाब से बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। ध्यान से देखने पर आपको पता चल जाएगा। तो अगर दोनों को एक साथ मिलाकर बोलूं तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहां से हमें क्या बातें समझ में आती है कि भारत यदि गोलार्ध के बारे में पूछा जाए तो कौन से गोलार्ध में हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो एक बात हमें यह समझ में आ गई है कि गोलार्ध के हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो ये गोलार्ध के बारे में हमें चीजें याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, और दोनों को एक साथ मिलाकर बोला जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है अपना प्यारा देश भारत। अब बात करते हैं कि भारत कौन सी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में है और कौन सी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में है। भारत की यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें कि कौन से 2 अक्षांश रेखा के बीच में है तो वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। मैप के माध्यम से हम चीजों को देखेंगे तो चीजें समझ में भी आएगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो एक बार हम भारत का एक रफ मैप देख लेते हैं। भारत के इस रफ मैप के माध्यम से हम समझेंगे भारत के अक्षांशीय स्थिति को और देशांतरीय स्थिति को। जितना ज्यादा आप मैप का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा सामाजिक विज्ञान के अलग अलग सब्जेक्ट आपके लिए आसान होते जाएंगे। तो हमें बात करनी है कि भारत कौन सी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में है। अक्षांश रेखा को आप याद करो कि अक्षांश रेखा क्या होती है। अक्षांश रेखा आड़ी रेखा होती है, तो हमें आड़ी रेखाओं की बात करनी है। और कौन सी आड़ी रेखा? जो भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण से और सबसे उत्तर से होकर गुजरती है।
तो ये दो रेखाएं कौन सी है, इनका मान हम यहां पर लिख लेते हैं। सबसे दक्षिण में, भारत के मुख्य भूभाग के सबसे दक्षिण से जो अक्षांश रेखा होकर गुजरती है उसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट। क्या ये अक्षांश रेखा है? बिल्कुल ये अक्षांश रेखा है। अच्छा, कौन सी अक्षांश रेखा है? उत्तरी गोलार्ध की है या दक्षिणी गोलार्ध की है? हमने देखा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो यानी कि ये अक्षांश कौन सी हो जाएगी? उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये रेखा भारत के मुख्य भूभाग के सबसे दक्षिण से होकर गुजरती है। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये तो भारत का दक्षिण वाला हिस्सा है, यहां से ये उत्तरी अक्षांश क्यों गुजर रही है, यहां से तो दक्षिणी अक्षांश गुजरनी चाहिए। हमने अभी देखा भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत से जितनी भी अक्षांश रेखाएं होकर गुजरेगी वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश होगी, चाहे भारत के दक्षिण से होकर गुजर रही हो या भारत के उत्तर से होकर गुजर रही हो। तो सबसे दक्षिण में कौन सी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं, भारत के सबसे उत्तर की तरफ। तो इस 8 डिग्री से ऊपर की तरफ चलो, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, ऐसे करते करते जब हम भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है वहां पर पहुंचेंगे, तो वहां पर कौन सी अक्षांश रेखा हमें देखने को मिलेगी? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट ये भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु से होने वाली अक्षांश रेखा है। तो ये अक्षांश रेखा है, और कौन सी अक्षांश रेखा है? उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत से जितनी भी अक्षांश रेखा होकर गुजरेगी वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश होगी। तो इसके पीछे हम लिख लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात की जाए तो भारत कौन से दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। अब बात करते हैं भारत कौन सी दो देशांतर रेखाओं के बीच में है, मतलब भारत कौन सी दो खड़ी लाइन के बीच में है। सबसे पहले हम पश्चिम वाला हिस्सा देख लेते हैं। सबसे पश्चिम यानी कि ये गुजरात वाला हिस्सा। एक तो यहां से कोई देशांतर रेखा होकर गुजर रही होगी, और एक सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से एक देशांतर रेखा होकर गुजर रही होगी, और इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में ही स्थित है अपना प्यारा देश भारत। अब ये कौन कौन सी दो देशांतर रेखाएं हैं, इनके मान हम यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पश्चिम में जो देशांतर रेखा दिख रही है इसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। भारत के सबसे पश्चिम से यानी कि गुजरात के इस गुहार मोती से जो देशांतर रेखा होकर गुजर रही है उसका मान कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। क्या यह देशांतर है? बिल्कुल यह देशांतर है। क्या यह पूर्वी देशांतर है या पश्चिमी देशांतर है? हमने देखा था कि भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो यह कौन सी देशांतर हो जाएगी? पूर्वी देशांतर हो जाएगी। भारत के सबसे पश्चिम से जो देशांतर रेखा होकर गुजर रही है उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट, और वो कौन सी देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। अब यहां पर वापस आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ये तो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, यहां से तो पश्चिमी देशांतर गुजरनी चाहिए। नहीं, भारत कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत से जितनी भी देशांतर रेखा होकर गुजरेगी वो सारी की सारी कौन सी देशांतर होगी? पूर्वी देशांतर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं भारत के पूर्व की तरफ कि सबसे पूर्व से कौन सी देशांतर रेखा होकर गुजरती है। तो इस 68 डिग्री से आगे चलो, 70 डिग्री, 72 डिग्री, 74 डिग्री, 76 डिग्री, ऐसे करते करते भारत के सबसे पूर्व वाले बिंदु पर पहुंचोगे, अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में पहुंचोगे, तो यहां से जो देशांतर रेखा होकर गुजर रही है उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। भारत के सबसे पूर्व से जो देशांतर रेखा होकर गुजर रही है उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। क्या यह देशांतर है? बिल्कुल यह देशांतर है। क्या यह पश्चिमी देशांतर है? नहीं, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यह कौन सी देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। तो भारत के सबसे पूर्व से जो देशांतर रेखा होकर गुजर रही है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बार वापस देख लेते हैं कौन सी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में है। भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी हिस्सा से जो अक्षांश रेखा होकर गुजर रही है उसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट। ये एक अक्षांश है, और कौन सी अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है।
ऐसे करते 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 जब हम सबसे उत्तर वाले बिंदु पर पहुंचेंगे तो यहां से जो अक्षांश रेखा होके गुजर रही है वो है 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा है। और कौन सी अक्षांश रेखा है? उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, तो भारत के सबसे पश्चिम से जो देशांतर रेखा होके गुजर रही है उसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट। और ये कौन सी देशांतर है? पूर्वी देशांतर है, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है देशांतरीय स्थिति के हिसाब से। ऐसे करते 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 हम भारत के सबसे पूर्व में पहुंचेंगे। अरुणाचल प्रदेश के भी सबसे पूर्व से जो देशांतर रेखा होके गुजर रही है उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। ये एक देशांतर है, और कौन सी देशांतर है? ये पूर्वी देशांतर है। क्यों? क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत के बीचों बीच में से होके, भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर एक इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा होके गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, और जिसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको हम वापस पृथ्वी के माध्यम से समझते हैं। ये अपना गोला, ये अपनी पृथ्वी। पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा का मान क्या है? 0 डिग्री, और इसको हम कहते क्या है? भूमध्य रेखा। अब इस 0 डिग्री से आप उत्तर की तरफ जाओगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करते करते सबसे ऊपर पहुंचोगे तो यहां पर मिलेगा आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार इस 0 डिग्री से आप दक्षिण में आगे बढ़ते जाओगे नीचे की तरफ तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे करते करते सबसे अंत में पहुंचोगे तो इसका मान भी है 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव। जीरो डिग्री भूमध्य रेखा, 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रेखाओं के बारे में बात करते हैं इसी मैप पर। इस 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जाओगे, उत्तर की तरफ जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते करते जब आप 23.5 डिग्री पर पहुंचोगे, 23.5 डिग्री पर पहुंचोगे, 23.5 डिग्री पर पहुंचोगे, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंचोगे तो इसका नाम मिलेगा आपको कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है? कर्क रेखा। इसी प्रकार जब आप इस 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ आगे बढ़ोगे 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते तो 23.5 डिग्री पर आपको एक अक्षांश रेखा मिलेगी। 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा मिलेगी जिसको बोला जाता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। अब भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यानी कि किसकी संभावना होती है कि कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरेगी? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरेगी। तो भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर एक इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा होकर गुजरती है जिसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जा सकता है, और इसका नाम है कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात, फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा की वजह से भारत के उत्तरी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से में जलवायु में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट देने वाली बात है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखोगे तो दोनों ही लगभग 30 डिग्री के आसपास आएंगे। हम अपने मैप पर चलते हैं, इस वाले मैप पर। यह जो 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच में आप देखोगे तो कितनी अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेगी? आपको लगभग 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा, लगभग 30 डिग्री की अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेगी।
इसी प्रकार जब हम इन देशांतर की बात करते हैं तो इनमें भी हमें 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। 68 से लेकर करीब करीब 97 डिग्री के बीच में ये 30 डिग्री का अंतर है। तो अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री का है और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री का है, दोनों ही 30-30 डिग्री के हैं। तो यानी कि भारत जो है वो लंबाई और चौड़ाई में बराबर होना चाहिए था, हमें एक स्क्वायर जैसा, वर्ग जैसा दिखना चाहिए था। लेकिन क्या हमें वर्ग जैसा दिख रहा है? नहीं, इसकी लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती है वो समानांतर होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। वहीं देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ जाते जाते एक दूसरे के समीप आने लगती है, एक दूसरे पे मर्ज हो जाती है ध्रुवों पर। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों समान है, दोनों लगभग 30 डिग्री के बराबर है, लेकिन फिर भी भारत लंबाई और चौड़ाई में समान नहीं है। इसका कारण क्या है? अक्षांश और देशांतर, इनकी स्थिति अलग अलग होना। अक्षांश समानांतर होते हैं एक दूसरे के और देशांतर एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं जब ये ध्रुवों की तरफ जाते हैं। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है। इस चीज को हम एक बार वापस अपने पृथ्वी के मॉडल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये अपनी पृथ्वी, इस पर आड़ी लाइन जो होती है वो कौन सी होती है? अक्षांश रेखा। और खड़ी लाइन जो होती है वो कौन सी होती है? देशांतर रेखा। तो ये जो आड़ी लाइन है ये एक दूसरे के समानांतर है। ये जो आड़ी लाइन है ये एक दूसरे के समानांतर है, कहीं पर नहीं मिलती है। कहने का मतलब जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ये सारी एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, एक दूसरे से नहीं मिलती है। वहीं जो देशांतर रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं वो ध्रुवों के पास जाते जाते एक दूसरे से मर्ज हो जाती है। ध्रुवों के पास जाते जाते एक दूसरे से ये मर्ज हो जाती है। तो देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं है, एक दूसरे से मर्ज हो जाती है, मिल जाती है ध्रुवों की तरफ जाते जाते। इसीलिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान होते हुए भी हमें लंबाई में ज्यादा दिखता है और चौड़ाई में कम दिखता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस मैप से भी देख सकते हो भारत लंबाई में ज्यादा है और चौड़ाई में कम है, जबकि दोनों का ही अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों ही करीब करीब 30 डिग्री के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत में दो इंपॉर्टेंट द्वीप समूह कौन कौन से हैं। भाई हम बचपन से ही नाम सुनते आ रहे हैं, एक है लक्षद्वीप, एक है अंडमान निकोबार। तो ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है कहां पर? अंडमान निकोबार भारत के पूर्व की तरफ है और लक्षद्वीप भारत के पश्चिम की तरफ है। मैप के माध्यम से देखिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। अंडमान निकोबार आपको कहां पर दिखेगा भारत के मैप में? यहां पर अंडमान निकोबार है, समुद्र में है, एक द्वीप समूह, मतलब ये जमीन का हिस्सा है और इसके चारों तरफ पानी है, समुद्र का हिस्सा है। इसी प्रकार लक्षद्वीप आपको इस तरफ दिखेगा, भारत के पश्चिम की तरफ। लक्षद्वीप भी द्वीप समूह है, मतलब जमीन का हिस्सा है और इसके चारों तरफ पानी है, चारों तरफ सागर है। एक एक करके दोनों के बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं। लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में है और कौन से सागर में है? अरब सागर में है। तो लक्षद्वीप के बारे में आपको याद रखना है, ये भारत के पश्चिम में है और अरब सागर में है। अंडमान निकोबार कहां पर है? अंडमान निकोबार भारत के पूर्व दिशा में है और कौन से सागर में है? बंगाल की खाड़ी में है। कौन से सागर में है? बंगाल की खाड़ी में है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की स्थिति कहां कहां पर है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है अभी हमने देखा भारत के पश्चिम में है, भारत के पश्चिम में है और अरब सागर में है। भारत के पश्चिम में है और अरब सागर में है। एक तो है भारत के पश्चिम में और अरब सागर में। वही यदि हम बात करें अंडमान निकोबार कहां पर है? अंडमान निकोबार भी एक द्वीप समूह है, मतलब जमीन का हिस्सा है और इसके चारों तरफ हमें पानी देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही जगहें, चाहे लक्षद्वीप हो चाहे अंडमान निकोबार हो, ये भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह है। तो लक्षद्वीप तो हमने देख लिया है, भारत के पश्चिम में है और
अरब सागर में है। अंडमान निकोबार कहां पर है? अंडमान निकोबार भारत के पूर्व में है और बंगाल की खाड़ी में है। भारत के पूर्व में है और बंगाल की खाड़ी में है। तो दोनों जगहों के बारे में आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में है, अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व दिशा में है और बंगाल की खाड़ी में है। दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र सरकार का यहां पर शासन होता है, यहां पर राज्य सरकारें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में जो जगह है उसे कहा जाता है इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट, जो कि संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत के मुख्य भूभाग की बात की जाए तो उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु हम जानते हैं कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में, लेकिन संपूर्ण भारत का, यानी कि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की भी बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में जो इंदिरा पॉइंट है यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। 2004 में जो सुनामी आई थी, मतलब एक तरीके से समुद्र के अंदर का भयंकर भूकंप आया था, इसकी वजह से ये इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था। बाकी दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग देशों की अलग अलग जगह, भारत के दक्षिण में भी बहुत सारी जगह जलमग्न हो गई थी। तो इंदिरा पॉइंट हमें कहां देखने का मिलेगा? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार कहां पर है? भारत के पूर्व में है। भारत के पूर्व में कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आप दक्षिण की तरफ जाते जाओगे तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो देखने को मिलेगा वो है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। तो ये थी स्थिति के बारे में कुछ बेसिक बातें भारत की। अब देखते हैं हम भारत के आकार को कि भारत कितना लंबा चौड़ा है और भारत का क्षेत्रफल कितना है। यदि हम भारत की लंबाई के बारे में बात करें तो ये करीब करीब 3214 किलोमीटर है, और यदि हम चौड़ाई की बात करें, पश्चिम से पूर्व दिशा के बीच की बात करें तो यह करीब करीब 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए तो क्षेत्रफल भारत का लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम लगभग के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट बोला जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और लगभग में बोला जाए तो यह कितना हो जाएगा? करीब करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर। तो याद रखने के लिए आप याद रखना कि 33 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और एग्जैक्ट बोला जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको लिखने का तरीका एक ये भी है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन यह पूरे विश्व का सिर्फ और सिर्फ 2.5% के आसपास है। एग्जैक्ट बोला जाए तो 2.4% के आसपास है। भाई पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो 100% हो गया। अब भारत का क्षेत्रफल उसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? 50% होगा क्या? नहीं। 25% होगा क्या? नहीं। 10% तो होगा? नहीं। 5%? नहीं। 5 का भी आधा, 2.5%, और 2.5 भी नहीं है, 2.5 से भी थोड़ा सा कम है, 2.4% है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये 2.4%। और अगर बात करें कि पूरे विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो 7वें नंबर पे है। हम पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे है। तो जनसंख्या के मामले में तो हम पहले नंबर पे है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से हम 7वें नंबर पे है। यानी कि 6 देश और है जो क्षेत्रफल के हिसाब से हमसे बड़े बड़े हैं। कौन से हैं? आप जानते होंगे कि विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से है रूस, जो कि भारत से उत्तर दिशा में है। दूसरे नंबर पे है कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे उत्तर की तरफ है, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं, कनाडा से दक्षिण की तरफ है। चौथे नंबर पे है चीन, भारत से उत्तर दिशा में और रूस से दक्षिण दिशा में। 5वें नंबर पे है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक इंपॉर्टेंट देश। ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे है, और 7वें नंबर पे है अपना प्यारा देश भारत। तो विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे चीन, 5वें नंबर पे ब्राजील,
छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत। यदि हम विश्व के मैप पर इन जगहों को देखेंगे, यदि हम विश्व के मैप पर इन जगहों को देखेंगे तो ये जगह हमें कहां कहां देखने को मिलेगी। मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं। यहां पर आपको दिखेगा रूस, रूस के बाद यहां पर विश्व मैप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दिखेगा कनाडा, कनाडा के नीचे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका दिखेगा। चीन कहां दिखेगा? रूस के नीचे की तरफ, मंगोलिया से नीचे की तरफ। ब्राजील कहां दिखेगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में यहां पर दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया कहां दिखेगा? ऑस्ट्रेलिया एशिया के दक्षिण पूर्व से आगे की तरफ बढ़ोगे और तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। और अपना प्यारा देश भारत वो कहां पर दिखेगा? अपना प्यारा देश भारत यहां चीन के नीचे की तरफ दिखेगा। तो रूस सबसे बड़ा देश है, रूस को मैं 1 नंबर दे देता हूं। रूस 1 नंबर पे है, कनाडा 2 नंबर पे है, यूएसए 3 नंबर पे है, चीन 4 नंबर पे है, ब्राजील 5 नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे है और अपना प्यारा देश भारत 7वें नंबर पे है। अपना प्यारा देश भारत कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। तो इस तरीके से आप विश्व के बड़े बड़े 7 देशों की क्रम याद रखिएगा। 1 नंबर पे है रूस, 2 नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है यूएसए, चौथे नंबर पे है चीन, 5वें नंबर पे है ब्राजील, 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत। क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है, जनसंख्या के हिसाब से तो हम पूरे विश्व में पहले नंबर पे है अभी ताजा आंकड़ों के अनुसार। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की और समुद्री तटीय सीमा की। स्थलीय सीमा क्या होती है? भारत का वो हिस्सा जो बाकी देशों के साथ स्थलीय रूप से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। वहीं समुद्री तट रेखा, समुद्री तटीय सीमा की बात करें तो भारत का वो हिस्सा जो समुद्र से जुड़ा हुआ है, सागर से जुड़ा हुआ है या महासागर से जुड़ा हुआ है। तो अगर स्थलीय सीमा के बारे में बात की जाए तो यहां गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए भारत के पूर्व हिस्से में होते हुए यहां पश्चिम बंगाल तक है। अब इस किनारे किनारे, भारत की स्थलीय सीमा के किनारे किनारे आप अगर बाइक चलाओगे तो आपको कितनी बाइक चलानी पड़ेगी? करीब करीब 15,200 किलोमीटर। आपको अगर भारत की स्थलीय सीमा पर बाइक चलानी है तो आपको कितनी बाइक चलानी पड़ेगी? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा इतनी है। अगर समुद्री तटीय सीमा की बात करें, समुद्री तट रेखा की बात करें, मतलब भारत का वो हिस्सा जो समुद्र के किनारे किनारे वाला है, यहां पर यदि आप बाइक चलाओगे, जैसे कि गुजरात से होते हुए नीचे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक, तो यहां आपको कितनी बाइक चलानी पड़ेगी? यहां आपको 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी। लेकिन यदि हम लक्षद्वीप की समुद्री तटरेखा और अंडमान निकोबार की समुद्री तटरेखा को भी जोड़ दें तो यह टोटल हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा है करीब करीब 15,000 किलोमीटर और भारत की समुद्री तटीय सीमा या जलीय सीमा है करीब करीब 7,500 किलोमीटर, यदि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी जोड़ दें। याद रखने का तरीका क्या है? भारत की जो स्थलीय सीमा है यह भारत की तटीय सीमा से लगभग दुगुनी है। यह 7,500 के आसपास है और यह 15,000 के आसपास है। भारत के बारे में कुछ बेसिक बातें और देख लेते हैं कि भारत के उत्तर में, उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम में कुछ वलित पर्वत है और यह नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब क्या होता है? वो पर्वत जो दो चट्टानों के टकराने से बना है। जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला हिमालय, जो कि मुख्य रूप से भारत में है, यह भी एक वलित पर्वतमाला है। दो चट्टानों के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। उत्तर में यूरेशिया प्लेट थी और दक्षिण में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। इन दोनों के टकराने से इनके बीच का मलबा ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो हिमालय पर्वतमाला एक वलित पर्वतमाला है और बाकी पर्वतमालाओं के मुकाबले ये नवीन पर्वतमाला, यानी कि ये नवीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। तो भारत के उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में और उत्तर पूर्व दिशा में बहुत सारी नवीनतम वलित पर्वतमाला है। भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, मतलब मुख्य रूप से जो प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है,
एक बार आप इस मैप के माध्यम से देखो, भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में और उत्तर पूर्व में ये जो आपको भूरे कलर में दिख रही है, ये पर्वतमालाएं हैं और ये वलित पर्वतमाला है, नवीनतम वलित पर्वतमाला है, जिसमें प्रमुख स्थान है हिमालय का। भारत का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, ये गुजरात से नीचे की तरफ वाला हिस्सा दिख रहा है, मुख्य रूप से इस कर्क रेखा से नीचे की तरफ 22 डिग्री वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, इससे आप नीचे की तरफ जाते जाओगे तो ये संकरा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो भारत का जो दक्षिणी भूभाग है वो संकरा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है और धीरे धीरे ये हिंद महासागर में इस तरफ से जा रहा है जैसे कि हिंद महासागर में फिर समाहित हो जाएगा। भारत के इस दक्षिणी हिस्से के पश्चिम की तरफ है अरब सागर और पूर्व की तरफ है बंगाल की खाड़ी। ये हमने लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के अंतर्गत पढ़ लिया है। अब बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा की या भारत के मानक यामयोतर वाली लाइन की। देखिए, किसी भी देश का समय अलग अलग होता है, हम जानते ही होंगे कि लंदन में अलग टाइम है, अमेरिका में अलग टाइम होता है, भारत में अभी घड़ी में कुछ और समय हो रहा है। यह सब समय किस हिसाब से तय किया जाता है? देशांतर रेखाओं के हिसाब से, यानी कि खड़ी रेखाओं के हिसाब से। अब भारत के साथ क्या प्रॉब्लम है? हालांकि जो भी बड़े बड़े देश हैं उन सभी के साथ यह समस्या है, पर भारत के साथ भी यह समस्या है। वो क्या समस्या है? हमने देखा कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो करीब करीब 30 डिग्री है। भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व के बीच में कितनी देशांतर रेखाएं हैं? करीब करीब 30 डिग्री अंतर वाली देशांतर रेखाएं। अब हम सभी जानते हैं कि अपनी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक पूरा चक्कर काटती है। अपनी पृथ्वी 24 घंटे में एक पूरा चक्कर काटती है, यानी कि 24 घंटे में यह पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु एक पूरा चक्कर काट ले, जैसे कि मैं ही हूं, मैं एक पूरा चक्कर काट लूं और वापस आपके सामने मुंह कर लूं तो यह 360 डिग्री हो जाएगा। तो अपनी पृथ्वी को एक पूरा चक्कर काटने में, यानी कि 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। यदि हम बात करें कि एक घंटे में यह कितना डिग्री घूमेगी, तो एक घंटे में निकालने के लिए हमें 360 डिग्री में इस 24 का भाग देना पड़ेगा। इसको आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। यानी कि पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। अपनी पृथ्वी एक घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। इसको मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि 15 डिग्री घूमने में अपने पृथ्वी को कितना समय लग रहा है? एक घंटे का समय लग रहा है। अब भारत के बारे में हमें जानकारी है कि भारत की देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार जो है, मतलब भारत की सबसे पश्चिम और सबसे पूर्व से जो देशांतर रेखा होकर गुजर रही है वो कितनी है? 30 डिग्री है। कितना है वो? 30 डिग्री है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है? 30 डिग्री के आसपास है। अभी हमने एक चीज देखी थी पिछले स्लाइड में कि एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है अपनी पृथ्वी, यानी कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? एक घंटे का समय लगता है। तो 30 डिग्री को घूमने में कितना समय लगेगा भाई? यदि 15 डिग्री घूमने में एक घंटे का समय लग रहा है तो 30 डिग्री घूमने में कितने का समय लगेगा? 15 का पहाड़ा बोल लो, 2 घंटे का वक्त लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से और सबसे पूर्वी हिस्से, सबसे पश्चिमी हिस्से बोले तो गुजरात का भी सबसे पश्चिम वाला हिस्सा, गुवार मोती वाला हिस्सा, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल हो जाएगा। हम जानते हैं कि सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्योदय होगा और गुजरात के इस गुहार मोती में 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। तो अगर कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूर्य को देख रहा है तो गुजरात के किबिथु में, गुजरात के गुहार मोती में यह 7 बजे सूर्योदय देखेगा। तो एक ही देश में यदि लोग अलग अलग समय को अपनाएंगे तो भारत फिर एकीकृत कैसे होगा? भारत के प्रधानमंत्री जी यदि कोई सूचना देंगे तो वो किस हिसाब से देंगे? इसीलिए भारत ने अपनी एक मानक समय रेखा तय की है
जो कि भारत के लगभग बीचों बीच में से होके गुजरती है, और बोला गया है कि इस पे जो समय होगा पूरे भारतवासियों को वो ही समय मानना पड़ेगा। तो एक मध्यम मार्ग अपनाया गया है इस भारत की मानक समय रेखा के माध्यम से। इस भारत की मानक समय रेखा का मान है 82 डिग्री 30 मिनट, और एक देशांतर रेखा है, बिल्कुल देशांतर रेखा है। और कौन सी देशांतर रेखा है? पश्चिमी देशांतर है क्या? नहीं भाई, भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत से जितनी भी देशांतर रेखा होकर गुजरेगी वो पूर्वी देशांतर होगी। तो ये 82.5 डिग्री कौन सी देशांतर है? पूर्वी देशांतर रेखा है, और ये भारत की मानक समय रेखा है या भारत की मानक यामयोतर है। ये 5 राज्यों से होके गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होके ये गुजरती है भारत की मानक समय रेखा या भारत की मानक यामयोतर। इसी के हिसाब से भारत का ये मानक समय तय होता है। अपनी घड़ी में इस समय जो समय हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है? भारत की इस मानक समय रेखा के हिसाब से हुआ है, भारत की इस मानक यामयोतर से हुआ है। इस मैप पर आप देख सकते हो, ये भारत की मानक यामयोतर है, भारत की मानक समय रेखा है लाल कलर वाली, जो कि भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर गुजर रही है। ना तो एकदम पश्चिम से गुजर रही है, ना एकदम पूर्व से गुजर रही है, भारत के लगभग बीचों बीच में से होकर गुजर रही है। इसको क्यों मानक समय रेखा माना गया है? ताकि भारत में समय एक सही तरीके से चल सके, पश्चिम और पूर्व में ज्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिले। इसका मान क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 82.5 डिग्री या फिर 82 डिग्री 30 मिनट, और पीछे क्या लगाना है? पूर्वी देशांतर। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये? उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कौन सी इंपॉर्टेंट जगह से होकर गुजरती है ये? मिर्जापुर से। अब बात करते हैं हिंद महासागर में भारत की इंपॉर्टेंट स्थिति को, कि ये जो हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ये दोनों ही हिंद महासागर के हिस्से हैं, जो कि विश्व के 5 बड़े महासागरों में से एक है। इस हिंद महासागर में भारत की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जितनी तटीय सीमा है, जितनी इंपॉर्टेंट तटीय सीमा है हिंद महासागर में, उतनी किसी भी देश की तटीय सीमा हिंद महासागर में नहीं है। इसीलिए भारत हिंद महासागर के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट स्थिति हो जाता है। और इस हिंद महासागर में भारत की इंपॉर्टेंट स्थिति को देखते हुए ही इस हिंद महासागर का नाम भी हिंद महासागर रखा गया है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है भारत की हिंद महासागर में। अब बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत के पड़ोसी देशों की। अपने भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देश है? 9 पड़ोसी देश है। 9 पड़ोसी देशों में से 7 पड़ोसी देश जो है वो स्थलीय सीमा बनाने वाले हैं। 7 पड़ोसी देश स्थलीय सीमा बनाने वाले हैं, और 2 पड़ोसी देश जो है वो जलीय सीमा बनाते हैं। 7 तो स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 जलीय सीमा बनाते हैं। ये स्थलीय सीमा बनाने वाले हैं, स्थलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश है 7, और जलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश है 2। स्थलीय सीमा बोले तो जिनके साथ हम स्थल के रूप में बॉर्डर शेयर करते हैं, और जलीय सीमा बोले तो जिनके साथ हम जल के रूप में बाउंड्री एक प्रकार से शेयर करते हैं। अब ये 7 स्थलीय सीमा वाले कौन से हैं, पहले उनको देख लेते हैं मैप के माध्यम से। दिशा के हिसाब से बात करते हैं। अपना प्यारा देश भारत, भारत के उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा के, एक तो है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। तो भारत के उत्तर पश्चिम में 2 स्थलीय सीमा बनाने वाले अपने पड़ोसी देश है, एक तो पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। भारत के उत्तर में 3 पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा बनाने वाले, एक है नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा है चीन। और चीन का यहां पर तिब्बत वाला हिस्सा लगता है। तो भारत के उत्तर में 3 पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा बनाने वाले, नेपाल, भूटान और चीन। भारत के पूर्व में 2 पड़ोसी देश है स्थलीय सीमा बनाने वाले, एक तो है म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, और एक है बांग्लादेश। तो भारत के पूर्व में 2 पड़ोसी देश है, म्यांमार और बांग्लादेश। तो टोटल 7 पड़ोसी देश है। पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में, नेपाल भूटान चीन उत्तर में, और पूर्व में हो जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार। वहीं यदि हम जलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों की बात करें तो 2 पड़ोसी देश है जलीय सीमा बनाने वाले, दोनों ही भारत के दक्षिण में स्थित है। एक तो है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये जो मालदीव है ये
लक्षद्वीप से आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो देखने को मिल जाएगा। तो दो जलीय सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन से हैं? एक तो है श्रीलंका और एक है मालदीव। तो टोटल 9 पड़ोसी देश है, 7 स्थलीय सीमा बनाने वाले और 2 जलीय सीमा बनाने वाले। स्थलीय सीमा बनाने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। जलीय सीमा बनाने वाले दोनों ही दक्षिण में है, एक तो है श्रीलंका और एक है मालदीव। मालदीव जो है वो लक्षद्वीप से आप दक्षिण की तरफ जाओगे तो मिलेगा। अब भारत और श्रीलंका के बीच में 2 इंपॉर्टेंट जलीय बॉडी आती है, एक तो है पाक जल संधि और एक है मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि को पाक स्ट्रेट बोला जाता है और मन्नार की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है। मैप के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा देर तक हम याद रख पाएंगे। यह है अपना प्यारा देश भारत और यह है यहां पर श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में एक तो है पाक जल संधि जो कि समुद्री हिस्सा है, समुद्र का छोटा हिस्सा है, और एक है मन्नार की खाड़ी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पाक जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। और ये कोई संधि नहीं है, कोई समझौता नहीं है, बल्कि एक वाटर बॉडी है, मतलब एक जलीय सीमा आप एक तरीके से कह सकते हो। मालदीव जो है हमने बात कर ही ली है, ये लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। एक रोचक बात यह है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं शुरुआत से ही, चाहे वो ऐतिहासिक संबंध बोलो, चाहे वो भौगोलिक संबंध बोलो, राजनीतिक संबंध बोलो, या अर्थव्यवस्था के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, हर प्रकार के संबंध भारत के पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रहे हैं और विश्व के अलग अलग देशों के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। तो आज के सेशन में हमने अपने प्यारे देश भारत के बारे में कुछ बेसिक बातें, भारत की गोलार्धीय स्थिति बोला जाए या महाद्वीपीय स्थिति बोला जाए, या फिर भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात की, भारत का क्षेत्रफल के बारे में बात की, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कितना प्रतिशत है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है और क्यों वो मानक समय रेखा है, ये सारी बातें हमने आज के सेशन में देखी है। तो आज के सेशन में हमने जो भी अध्ययन किया है उसको आप आज ही रिवाइज करिएगा। हाथों हाथ रिवाइज कर लेंगे तो लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रहेगी। अब हम दोबारा मिलेंगे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बने रहिए इस चैनल पे। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।